हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है समझेंगे इस वीडियो में। इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं। जैसे जैसे हमारी केस स्टडी ये आगे प्रोग्रेस करती जाएगी आपको पता चलता रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, यूसेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या पार्टीज़ इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, आपको एंट्रीज कैसे डालनी है एंड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के टॉपिक में यूज़ होती हैं। आइए शुरू करते हैं, बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं अपनी केस स्टडी। दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ये अपना बिजनेस करते हैं, मिस्टर बी ये मिस्टर ए के क्लाइंट हैं, क्लाइंट या बायर। मिस्टर ए बिजनेसमैन है एंड अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो हर एक केस में अपना सामान बेच ले एंड अपने कस्टमर के साथ कोई रिलेशन भी खराब ना करे, स्पेशली जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। सपोज जो सामान मिस्टर ए बेचते हैं और भी काफ़ी सारे लोग बेचते होंगे तो बायर्स के पास ऑप्शन होता है। तो इस केस में मिस्टर ए को इस तरह से काम करना होता है दैट वो अपना सामान भी बेचते रहें प्लस जो उनके बायर्स हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, उनके साथ रिलेशन भी अच्छे बना के रखें। अब आपका बायर एंड क्लाइंट वो कैसा भी हो सकता है। नाउ मिस्टर बी का प्रोफाइल। मिस्टर बी वो एक ऐसे बंदे हैं जो किसी से पैसे ले लेते हैं तो आसानी से वापस नहीं करते, किसी से सामान ले लेते हैं आसानी से उसकी पेमेंट नहीं करते एंड ये बात मिस्टर ए को अच्छी तरह से पता है। अगर मिस्टर बी मिस्टर ए के पास सामान लेने आते हैं तो मिस्टर ए को अच्छी तरह से पता है अगर मैंने इनको उधार में सामान दिया तो बाद में ये मुझे बहुत परेशान करेंगे, मुझे इनसे पैसे लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बट मिस्टर ए है तो बिजनेसमैन ही ना, उनको अपना सामान बेचना है प्लस बी को मना भी नहीं करना, अदरवाइज बी कहीं और से जाके सामान खरीद लेगा। मिस्टर ए ने एक तरीका निकाला। जैसे ही मिस्टर बी मिस्टर ए के पास सामान लेने आए, मिस्टर ए ने बोल दिया ओके आप सामान लेके चले जाओ, गुड्स आप लेके चले जाओ, पैसे दे दो उसके। मिस्टर बी ने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे 3 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको वो पैसे दे दूंगा। अब ये कैश सेल नहीं है, ये क्रेडिट सेल होने वाली है। मिस्टर ए सामान तो उनको अपना बेचना ही पड़ेगा। अब मिस्टर ए बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपको 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे, एक काम करो आप 3 महीने बाद मुझे पैसे दे देना, या फिर मुझे 3 महीने बाद मिस्टर सी को पैसे देने आप सीधे उन्हीं को पे कर देना। ये सुनकर मिस्टर बी खुश हो गए, बट मिस्टर ए ने साथ में ही कहा एक काम करो आप ये सब कुछ मुझे लिख कर दे दो। जैसे ही मिस्टर ए ने ये बोला कि आप ये सब कुछ लिख कर दे दो, मिस्टर बी ने बोला मुझे तो लिखना नहीं आता, आई एम इलिटरेट। नाउ मिस्टर ए ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिख के दे देता हूं, आप उस पर सिर्फ साइन कर देना, आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना। नाउ जो लिखना था वो मिस्टर ए ने कुछ इस तरह से लिखा। यहाँ 50,000 रुपये हो गए, यहाँ पर हमारी एक स्टैंप हो गई और यहाँ मिस्टर ए ने साइन कर दिया अपने। मिस्टर ए आगे एड्रेस भी लिख सकते हैं। मिस्टर ए ने ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना दिया एंड मिस्टर बी को बोला अब आप इस पे साइन कर दो, इसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टर मिस्टर बी। मिस्टर बी ने अपने साइन कर दिए, यहां पर एड्रेस डाल दिया। ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो अब ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, साथ ही साथ उन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट उनसे एक्सेप्ट करवा लिया। मिस्टर ए ने ये डॉक्यूमेंट बनाया, मिस्टर बी से एक्सेप्ट करवा लिया। नाउ ये एक सिचुएशन थी जब मिस्टर बी के पास कुछ ऑप्शंस थे, वो मार्केट में जाकर मिस्टर ए से नहीं किसी और से भी सामान खरीद सकते थे। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर मिस्टर ए वो कुछ ऐसा सामान बेचते हैं जो मिस्टर बी को कहीं और से मिलेगा ही नहीं। अब इस बार अगर मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आकर सामान खरीदते हैं एंड बोलते हैं मुझे लिखना नहीं आता ऑल दिस एंड दैट, तो मिस्टर ए ईजिली बोल सकते हैं ठीक है लिखना नहीं आता, जाओ जब आपको लिखना आ जाएगा उस टाइम आके लिख देना, अभी मैं आपको सामान नहीं दे रहा।
माइंडेड मिस्टर ए को सामान बेचना है बिकॉज ही इज अ गुड बिजनेसमैन। उस केस में क्या होता है, उस केस में मिस्टर ए बोलता है आप प्रॉमिस करो आप मुझे 3 महीने बाद पैसे दोगे एंड ये सब कुछ मैं नहीं लिखूंगा, ये आप ही लिख के दोगे और आप ही साइन करके दोगे। तो मिस्टर बी ने इस बार कुछ ऐसा लिखा, मिस्टर सी यहां था, यहां पर भी मिस्टर सी हो गया, रिसीव, और यहाँ मिस्टर सी ने अपने साइन कर दिए, एड्रेस वगैरह लिख दिया, 50,000 रुपये यहाँ लिख दिए और स्टैंप लगा दी, डेट 01/01/2023। इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे प्रोमिसरी नोट। ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ सामान बिक गया, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब 3 महीने बाद क्या होगा? सबसे पहले वो 3 महीने कब होंगे? यहां इन्होंने बोला 3 मंथ, वो 3 महीने कब होंगे? ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है 1 जनवरी 2023 को। तो जिस दिन हमारा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट होता है, उस दिन को हम काउंट नहीं करते, हम नेक्स्ट डे से टाइम लिमिट शुरू करते हैं। जब भी हम ड्यू डेट निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है, जिस डेट में ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं वो वाली डेट हम ड्यू डेट की कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं करते, हमारा टाइम शुरू होता है नेक्स्ट डे से। एंड एक ट्रेडिशन सा चलता आ रहा है दैट जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट निकालते हैं तो उसमें हम 3 दिन और ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। इस केस में ड्यू डेट वो डेट हो जाती है जब हमारा बिल ड्यू होता है एंड ड्यू डेट में हम 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देते हैं। ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये हमारा प्रोमिसरी नोट हो गया और अभी हमने ड्यू डेट निकालनी शुरू की। एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, जब मैं ड्यू डेट निकालता हूँ और उसमें 3 दिन ऐड करता हूँ एंड जो डेट आती है अगर वो डेट संडे को है या फिर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को है, तो जो ड्यू डेट होती है उससे एक दिन पहले ड्यू डेट मान ली जाती है। एंड अगर सडनली कोई छुट्टी हो जाती है, इमरजेंसी हॉलीडे हो जाता है, तो जो ड्यू डेट होती है वो एक दिन बाद की होती है। जैसे सपोज इन बिल्स की अगर ड्यू डेट वो 2 अक्टूबर को आती है तो बाय डिफॉल्ट ड्यू डेट आपकी 1 अक्टूबर हो जाएगी। एंड अगर किसी बिल की ड्यू डेट वो 15 अप्रैल पड़ती है एंड 15 अप्रैल ये सडनली हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, सडनली इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, तो ऑटोमेटिकली उस बिल की ड्यू डेट वो 16 अप्रैल हो जाएगी। नाउ इस केस में क्या था, मिस्टर ए ने ये बिल बनाया था, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया था, साइन कर दिया था, मिस्टर सी को पैसे मिलने थे और सी के अलावा किसी और को, मिस्टर ए, इनको हम बोलते हैं ड्रॉवर, जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर हो जाता है। ये हो गए मिस्टर बी हो गए ड्रॉवी, जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉवी हो जाता है एंड जिसको बिल के पैसे मिलते हैं वो हो जाता है पेई। ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ड्यू डेट, डे ऑफ ग्रेस, ये हमने कर लिया। अभी तक हमने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ये टर्म्स हमने अभी कर ली हैं। एक कंसेप्ट होता है बिल एट साइट, मतलब जैसे इस केस में ये बिल कब ड्यू होगा, आफ्टर 3 मंथ्स। सपोज ये 3 मंथ नहीं है, उसमें कोई स्पेसिफाइड ड्यू डेट नहीं है, इसका ये मतलब होता है दैट जो भी एक्सेप्टर होता है उसको इस बिल की पेमेंट जब करनी पड़ेगी जब उसके पास कोई बिल लेकर आएगा। उस केस में कोई डेडलाइन नहीं होती, जब भी ड्रॉवर बोलेगा ड्रॉवी को, एक्सेप्टर को उसी टाइम पैसे देने पड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं बिल एट साइट। नाउ अब हम कुछ और प्रैक्टिकल सिचुएशन करते हैं, जैसे कि अभी तक क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट पर सामान दे दिया, मिस्टर बी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। नाउ अब हमारी केस स्टडी और आगे चलती है। इस बिल की ड्यू डेट कब होगी, 3 महीने बाद, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल ये इस बिल की ड्यू डेट है। नाउ मिस्टर बी, इनके पास एक दरिया दिली आ गई, ये मिस्टर ए के पास 5 अप्रैल को तो नहीं, ये 15 मार्च को ही आ गए एंड इन्होंने मिस्टर ए को बोला मेरे पास 50,000 रुपए हैं, ये पैसे मैं अभी आपको दे दूं क्या? मिस्टर ए खुश, उन्होंने बोला ठीक है मुझे दे दो ये पैसे। बट देन मिस्टर बी, स्मार्ट तो वो है ही, उनके अभी तक की कंडक्ट से हमें पता चल ही गया,
उन्होंने बोले एक बात बताओ, ये पैसे तो मुझे आपको 5 अप्रैल को देने थे, मैं 15 मार्च को दे रहा हूँ, ये काफ़ी टाइम पहले मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट मिलेगा? अब मिस्टर ए ने बोला अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, आप 500 रुपये कम दे दो। इसको हम बोलते हैं रिबेट। जब भी जो एक्सेप्टर होता है, ड्रॉवी होता है, वो ड्रॉवर को टाइम से पहले पेमेंट करता है, तो जो ड्रॉवर होता है वो ड्रॉवी को कुछ रिबेट देता है। तो जो ड्रॉवर होता है वो ड्रॉवी को कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ रिबेट देता है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कि यस आपने मुझे टाइम से पहले पैसे दे दिए, इसके बदले में ये आपको मैं रिबेट दे देता हूँ। तो एक हमारा रिबेट हो गया, टाइम से पहले इन्होंने पेमेंट कर दी। इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। ना ये सिचुएशन थी जब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास टाइम से पहले आकर उसकी पेमेंट कर देते हैं। सपोज ऐसा नहीं है, 5 अप्रैल को क्या क्या हो सकता है? 5 अप्रैल आया, मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी, उन्होंने पेमेंट नहीं की, या फिर मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आए 5 अप्रैल या उससे पहले, उन्होंने बोला ऐसा है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 3 महीने का और टाइम चाहिए, तो एक काम करो आप इस बिल को कैंसिल कर दो एंड मुझे एक दूसरा बिल दे दो। पेमेंट नॉट डन एंड फर्दर फ्रेश बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड। ऐसा हो सकता है। नाउ अगर इन्होंने पेमेंट कर दी, मेरा मैटर खत्म। आगे कब चलेगा? जब मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट नहीं करेगा। सपोज उन्होंने 5 अप्रैल को पेमेंट नहीं की, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को 5 अप्रैल को पेमेंट नहीं की, मिस्टर सी ने मिस्टर ए को बोला, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास आए कि भैया आपने पेमेंट क्यों नहीं की? उन्होंने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर ए को गुस्सा आया, ये मिस्टर ए ये चले गए कोर्ट। जैसे ही कोर्ट की बारी आई तो वहां पर मिस्टर बी, ये स्मार्ट तो थे मिस्टर बी, वहां पर जाके बोलते जज साहब मिस्टर ए ने तो मुझसे पैसे ही नहीं मांगे, मैं कहां से पैसे देता, मेरे पास पैसे थे, मैं रेडी रख के बैठा था, बट मेरे पास कोई आया ही नहीं पैसे लेने, तो मैं किसको पैसे देता? अब मिस्टर ए को बहुत गुस्सा आया, बट अगेन मिस्टर ए ही इज अ गुड बिजनेसमैन, वो हर एक चीज का तोड़ निकाल के बैठे होते हैं। नाउ मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए, उन्होंने बोला पेमेंट करो, मिस्टर बी ने बोला मैं पेमेंट नहीं करता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस केस में मिस्टर ए वो जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक नोटरी पब्लिक बेसिकली एक किस्म से गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स ही होते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जो नोटरी पब्लिक है वो इस बिल को मिस्टर बी के पास लेके जाएंगे कि आप इसकी पेमेंट करो। अगर मिस्टर बी अभी भी पेमेंट नहीं करता तो जो नोटरी पब्लिक है वो उस फैक्ट को अपने पास नोट कर लेता है कि हमने मिस्टर बी को बिल प्रेजेंट किया और उन्होंने पेमेंट नहीं की। अगर कोई रीजन होता है तो वो रीजन भी नोट कर लेते हैं, किस डेट को बिल प्रेजेंट किया वो भी नोट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं नोटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नोटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो नोटरी है वो सारा काम फ्री में तो करेगा नहीं, इस तरह के काम के लिए जो नोटरी होते हैं वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं जिनको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। एंड जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो नोटिंग चार्जेस वो सीधे सीधे ड्रॉवी से रिकवरेबल होते हैं। आई मीन जो पैसे मिस्टर ए नोटरी को देंगे फॉर नोटिंग चार्जेस वो पैसे मिस्टर बी से सीधे सीधे रिकवरेबल होते हैं। सो हमने ये सिचुएशन कर ली, ये वाली सिचुएशन कर ली। इस केस में क्या होता है, जब मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आएंगे तो मिस्टर ए वो पुराना वाले बिल को तो कैंसिल कर देंगे एंड नया बिल ड्रॉ करेंगे एंड मिस्टर बी वो नया बिल एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है इस केस में मिस्टर ए वो एडिशनल टाइम पीरियड के लिए कुछ इंटरेस्ट मांगने लग जाएं, तो वो इंटरेस्ट पेबल होता है एंड उसी हिसाब से हम बिल ऑफ एक्सचेंज दोबारा से ड्रॉ करते हैं। एंड जब मिस्टर ए नया बिल बनाते हैं, मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। होप बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।